Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is properties of fundamental operations on C, mean complex numbers. Set C satisfy all the field axiom, यानी हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कम्प्लेक्स नंबर की. तो जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है ये फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. एक्सियम प्रॉपर्टीज़ ही हैं फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं. तो ये उन सारी प्रॉपर्टीज़ को सी भी सेटिस्फाई करता है. रियल नंबर जो है वो भी फील्ड हैं, उसमें हमने ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. अब हम सी में पढ़ेंगे. आपकी बुक में जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी दी हुई है, लेकिन मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताऊँगी. जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्लियर प्रॉपर्टी होती है. क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिहाज से क्या होती है कि अगर कोई से भी दो हम एलिमेंट लें कम्प्लेक्स नंबर्स में से, उन्हें हम ऐड करें और आंसर भी उसी सेट में से आ जाए, तो हम कहते हैं कि इसमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मौजूद है. ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से भी होगी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होगी. एडिशन के लिहाज से मैं लिख देती हूँ फॉर ऑल, अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, Z1 है सपोज, Z2 है, बिलोंग्स टू सी, यानी हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स में से एलिमेंट लिए हैं. देन Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू सी, यानी अगर कोई से दो रियल नंबर लें, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्लियर प्रॉपर्टी के. उनके जितने भी एडिशन के आंसर्स हैं वो उसी सेट में से आते हैं. अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करेंगे तो मैं यहीं पे इसके साथ साथ यही प्रॉपर्टीज़ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी बता देती हूँ. फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू सी, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ऑलवेज बिलोंग टू सी, यानी इनके सम का आंसर जो है जी से बिलोंग करता है. दोनों को ऐड करें तो कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. इसका मतलब है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी इसमें मौजूद है और क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसमें मौजूद है. इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है फील्ड की, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. अच्छा, अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें अगर हम तीन कम्प्लेक्स नंबर लें, सपोज Z1 Z2 और Z3 है, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर में से लिए हैं. अगर हम इनको सम करें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. कि अगर हमने तीन कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, Z1 और Z2 को पहले ऐड करके Z3 को बाद में ऐड किया जाए, या Z2 और Z3 को हम पहले ऐड कर लें और Z1 बाद में ऐड करें, तो आंसर सेम आता है. ठीक है, अगर ये आंसर सेम आए इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद है. तो कम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी मौजूद है, रियल नंबर में भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है. लेकिन अगर हम बात करें जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, ये जो मैं प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिहाज से लिख रही हूँ और इसी के साइड बाय साइड जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन की लिख रही हूँ, ताकि आपको पता चल रही है लाइन लगा के. इसमें यहाँ पे यही वाली लाइन लिखेंगे फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू सी. इसमें हम मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे एडिशन की जगह पे. Z1 Z2 ये पहले मल्टीप्लाई कर लें, Z3 बाद में मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर वही आएगा जो कि Z1 Z2 और Z3 का आंसर आएगा. ठीक है, ये अगर हम डॉट लगा लें तब भी वही मीनिंग है, अगर हम डॉट नहीं भी लगाते तब भी इसका मतलब जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है. तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है. ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई. ठीक है, ये वाली आपकी बुक में मेंशन नहीं थी. इसके बाद नेक्स्ट जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो बुक में जो है वो मैंशनड है. अब हम वो करते हैं. तो जो थर्ड प्रॉपर्टी फील्ड के लिए होती है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट.
अब आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी मौजूद होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो उस सेट में जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर में कोई चेंज ना आए, यानी आंसर सेम ही रहे। जैसे रियल नंबर में हम कहते हैं ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर लें तो उसका आंसर जो है वो सेम ही रहता है। जैसे 3 + 0 करें तो आंसर 3 रहेगा, 7 + 0 करेंगे आंसर 7 ही रहेगा, -5 + 0 करेंगे तब -5 ही रहेगा। 0 पहले लिख दें या 0 बाद में लिख लें, 3 + 0 लिख लें या 0 + 3 लिख लें, आंसर जो है हमेशा 3 ही आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेम ही एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आंसर मल्टीप्लिकेशन का सेम ही आता है। पहले हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। रियल नंबर में मैंने आपको बताया जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है। इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है और वो है 0 0, यानी उसका रियल पार्ट भी 0 हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। एडिटिव आइडेंटिटी इन C इज़ 0 0, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 0 है। अब इसको किसी में भी ऐड कर लें, अगर मज़ीद लिखना हो एडिटिव, अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास A और B, इसमें हम ऐड कर दें 0 0 या हम 0 0 में ऐड कर दें A B, तो आंसर जो हमारा है वो हमेशा A और B ही रहेगा। ये ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से किसी भी नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसलिए ये जो नंबर, ये जो 0 0 है, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है एडिशन की। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको मैं A पार्ट कह लेती हूँ 3 का और इसकी का B पार्ट मल्टीप्लिकेशन की। मैं साथ साथ ही आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये ऐसा एलिमेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, यानी जो आंसर को, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लिकेशन के आंसर को चेंज नहीं करता उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है वो सेम रहता है। इसी तरह से जो कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें भी एक ऐसा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ तो आंसर जो है वो वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन C इज़ 1 and 0, ठीक है, यानी इसका रियल पार्ट 1 है और 0 है। इसको 1 + 0 आयोटा या सिंपल 1 भी लिखा जा सकता है अगर हम आयोटा वाली फॉर्म में लिखें। अब इसका मतलब ये है, दैट इज़, अब इसका आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर हम 1 और 0 है इसको A और B के साथ मल्टीप्लाई कर लें या A B को पहले लिखें और 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर जो है वो A और B ही रहता है, ठीक है। यानी ये A B ये ऐसी प्रोडक्ट है कि ये नंबर ऐसा नंबर है कि प्रोडक्ट में कोई चेंज लेकर नहीं आ रहा। जहाँ भी हम इस नंबर के साथ किसी को भी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे इस नंबर की तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। ये जो दूसरा नंबर था हमेशा आंसर वही आ जाएगा, ठीक। अब इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ये थी एडिटिव आइडेंटिटी और सॉरी ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद हम इन्वर्सेस पढ़ेंगे, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्सेस, ठीक है। अब इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स की बात करेंगे पहले। एडिटिव इन्वर्स, अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है असल में,
एडिटिव इन्वर्स कहते हैं किसी भी नंबर का के कह लें ऑपोजिट एक ऐसा नंबर जिनको आपस में ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे अगर 3 है तो -3 जो है एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि 3 को -3 में जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर जितने भी हमारे पास मौजूद हैं तो उनका एक एडिटिव इन्वर्स मौजूद है। जब हम इन दोनों को मीन ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो भी हमने पढ़ी है 0 0 वो आ जाएगी। तो एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी has additive इन्वर्स नेगेटिव ए नेगेटिव बी। और इसका मतलब क्या है, दैट इज़ कि ए बी में जब हम ऐड करेंगे नेगेटिव ए और बी नेगेटिव बी, या हम नेगेटिव ए नेगेटिव बी में ऐड करेंगे, यानी इनका ऑर्डर चेंज करके अगर तरतीब चेंज करके भी करें तो आंसर जो है वो सेम ही रहता है, ए प्लस बी। आंसर हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 0 ही आएगा। ठीक है, देखें हम रियल नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों के रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं तो आंसर आपको पता है कि ये 0 0 ही आएगा। नेगेटिव ए पॉजिटिव ए 0, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी 0। कल हमने इनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो है वो सीखी थी, तो अब मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो आप इसके लिए प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसका मतलब यह है कि देखिए इनको ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 0 होगा। इसका मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स ये है और इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। उसमें क्या होता है कि रियल पार्ट का भी सिंबल चेंज हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट का भी सिंबल चेंज होता है। अगर वो पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर कोई नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा पार्ट। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसी का बी पार्ट में लिख लेती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, हर नॉन ज़ीरो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मौजूद है। नॉन ज़ीरो जैसे रियल नंबर्स में आपको पता है कि किसी भी नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो उसका वो रेसिप्रोकल होता है, यानी 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, अगर 5/3 है तो उसका रेसिप्रोकल 3/5, यानी उसका फ्रैक्शन जो है हम उलट लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है कि दो नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे अगर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। जैसे एडिशन का आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए तो ये एडिटिव इन्वर्स होंगे दोनों एक दूसरे से। अगर कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 और 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। हमारे पास आइडेंटिटी रियल नंबर में 1 है तो इसी लिहाज से जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास ए भी है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो देखते हैं कि वो क्या होगा। नॉन ज़ीरो इसलिए कहा गया है क्योंकि 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी अनडिफाइंड एक वैल्यू आ जाती है, इसलिए ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रियल नंबर में भी मौजूद नहीं है और कम्प्लेक्स नंबर भी मौजूद नहीं है। ज़ीरो के अलावा जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे सबका ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में मौजूद है। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो मीन उसका रियल पार्ट भी ज़ीरो हो, ठीक है, बता देती हूँ, दैट इज़ 0 0। ठीक है, ये वाला नंबर जो है वो ना हो नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब। इसके अलावा हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स,
ठीक है। और वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर हमारे पास एलिमेंट जो है, लिख देती हूँ, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ 1/AB। इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे, फ्रैक्शन में जितने भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आते हैं इनको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे डिटेल में ये रैशनलाइज करना भी कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से किया जाता है, इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो ये रैशनलाइज जब हम करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो है a² प्लस b² और नेगेटिव b² प्लस b²। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं, उसमें आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन की भी समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी आप करके देख सकते हो, अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दें, मैं आपको ये भी इसकी रैशनलाइज करके प्रूफ कर दूँगी कि ये इसके इक्वल किस तरह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं एक इससे रिलेटेड। अब इसके अलावा एक हमारी प्रॉपर्टी रहेगी है, फिर हम एग्जांपल करेंगे। ये हमने इन्वर्सेस पढ़ ली, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी अब तक हमने क्लियर प्रॉपर्टी पढ़ ली, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, 4 हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का पढ़ लिया, 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई। और ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ इन्वर्सेस की, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, तो ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की होती है, और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फील्ड कहेंगे। तो फील्ड में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी एडिशन के लिहाज से भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी है। हम कहेंगे फॉर ऑल, अगर हमारे पास 2 है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, तो एडिशन के लिहाज से जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी जब हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो आंसर जो है वो सेम ही रहे। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें तो फिर हम ये लाइन एज इट इज़ ही रहेगी, यानी कोई से 2 कम्प्लेक्स नंबर लें, Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 के साथ या Z2 को Z1 के साथ, तो ये आंसर सेम ही रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करती है, यानी ऑर्डर चेंज होने से एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का आंसर चेंज नहीं होता। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो गई हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, Z1 Z2 प्लस हो या माइनस हो Z3, तो इसका आंसर Z1 Z2 प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, Z1 और Z3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं Z1 Z2 यहाँ पे लगा रही हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर Z1 AB है और ये BC है, ये ABCD और EF है, तो बिल्कुल इनकी जगह पे वो भी हम लिख सकते हैं। बुक में जो है वो इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सपोज करके लिखा हुआ है, तो वैसे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सिमिलरली आपके सिर्फ एक लेफ्ट लिखी हुई है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है Z1 प्लस या माइनस में भी हो सकती है Z2, और अगर ये एक नंबर ये यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर जो है वो राइट साइड पे है तो उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये Z1 Z3 यानी ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस Z2 Z3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की ये सेपरेट नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको अगर हम Z1 Z2 Z3
ना कहें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास यानी Z1 जो है वो AB है और Z2 हमारे पास जो है CD है और जो Z3 है वो E और F है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा A और B मल्टीप्लाई होगा CD, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हैं कि अंदर वाले जितने भी एलिमेंट हैं मल्टीप्लाई होते हैं, एक्चुअली दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये C और D के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये A और B मल्टीप्लाई होगा E और F के साथ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हमने ये पहले पढ़ी हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद ये वाली जो 2 लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं, या इसको एक भी गिन लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, अगर ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेट में मौजूद होंगी तो उसको हम फील्ड कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये सारी की सारी जो है प्रॉपर्टीज डिटेल में बता के कि ये सारी कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद हैं, इसलिए द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ C इज़ अ फील्ड। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली ये इनको सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती, क्योंकि ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं जिसमें हम लेस दैन या ग्रेटर दैन की बात करते हैं। जैसे हमने रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इफ़ A इज़ लेस दैन B, B इज़ लेस दैन C, देन A इज़ लेस दैन C। इस टाइप की जो लेस दैन या ग्रेटर दैन या इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं उसमें इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम कोई से भी दो जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम इक्वल भी नहीं कह सकते, लेस दैन या ग्रेटर। इनका जो मॉडुलस है वो लेस या ग्रेटर हो सकता है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सिर्फ एक कह लें एक पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है, कार्टीजियन प्लेन में। तो इसलिए हम इसमें लेस या ग्रेटर होने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा है या कौन सा कम्प्लेक्स नंबर किससे छोटा है। तो जितने भी वो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें होल्ड नहीं करती। ये नोट के तौर पे आप जो है वो याद रख लें, इम्पॉर्टेंट बात है। मैं यहाँ पे नोट लिख देती हूँ। दी सेट C मीन सेट complex numbers, C of complex numbers does not satisfy the order axiom। ऑर्डर एक्सियम, ठीक है, वही छोटा बड़ा इक्वल होना, ये सारे ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तरतीब वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेस दैन ग्रेटर वाली, इन प्रॉपर्टीज़ का है, क्योंकि इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कम्प्लेक्स नंबर में छोटा या बड़ा होने का। इसलिए सिर्फ ये वाली जो प्रॉपर्टी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना, ये सारा हो सकता है, लेकिन लेस ग्रेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो नहीं है इनमें प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो आपकी बुक में दी हुई है, ये नोट जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। एग्ज़ाम्पल 2 है, एग्ज़ाम्पल 1 हमने की थी कल। इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 4 2 and Z2 3 -1, then find Z1 ओवर Z2। यानी हमने डिवाइड करना है इनको कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो हमने डिवीजन किस तरह से करनी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने पहले पढ़ ली थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो अब इसमें ये डिवीजन की एग्जांपल दी हुई है, तो हम देखते हैं डिवाइड कैसे करना। रैशनलाइज इसमें किया जाएगा, जो कि मैं आपको बात कर रही थी जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात की थी। तो Z1 Z2 आ जाएगा। Z1 हमें दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर जो है 4 और 2, और हमें Z2 दिया हुआ है 3 और -1। इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे, 4 + 2 आयोटा। जब आपने आयोटा की फॉर्म में लगाना है तो आपने ब्रैकेट नहीं बाहर लगानी, और 3 - 1 आयोटा, हम सिंपल आयोटा ही, ठीक है, लिखेंगे, 1 आयोटा हम नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास ये नंबर आ गया, इसको हम रैशनलाइज करेंगे
जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4 + 2 आयोटा और 3 - आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 + आयोटा के साथ, यानी आपने न्यूमरेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना। ये 3 + आयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो बताई थी, फिर हम बात कर लेते हैं। पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों को सेकंड 2 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और उसके बाद फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आपको पता है एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, डायरेक्टली हम फार्मूला के अकॉर्डिंग भी 3 का स्क्वायर और फिर माइनस लगा के आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप पूरी मल्टीप्लिकेशन भी करके देखना चाहें तो वो भी की जा सकती है, ठीक है। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट 12 + 4 आयोटा और ये 6 आयोटा और ये 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, 4 का आयोटा के साथ का 4 आयोटा, 3 × 2 = 6 आयोटा और ये 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से 3 स्क्वायर 9 और ये आयोटा का स्क्वायर -1। आपको पता है कि आयोटा = -1 स्क्वायर। सो आयोटा का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो -1 का इसका जब अब स्क्वायर आ जाएगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है अभी, क्योंकि अभी हमने ये सारा स्टार्ट किया है चैप्टर, इसलिए ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, फिर बताया है, ताकि आपको अच्छे से ये बात याद हो जाए। अब हमारे पास ये 12 है, 4 और ये आयोटा वाला आपने आयोटा में ऐड करना है और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड करना है। ये आ जाएगा 10 आयोटा और ये 2 आयोटा स्क्वायर = -1। यहाँ पे अब ये 9 ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब हमारे पास 12 + 10 आयोटा और -2/10 आ गया। अब हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर लेंगे, ये 12 - 2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 10 आयोटा/10। नेक्स्ट इधर ही कर देती हूँ, ये 10/10 जो भी हम डिनोमिनेटर में है दोनों के साथ सेपरेटली लगा लेंगे ताकि हमारा रियल पार्ट सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। अब ये 10 और 10 की कटिंग हो जाएगी और ये 1 + आयोटा आंसर आ जाएगा। तो जो Z1 Z2 हम कर रहे थे डिवाइड, इनका जो आंसर है डिवीजन का वो 1 + आयोटा है। तो याद रखना है जब भी हमने इनमें डिवीजन करनी है, जब भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने हमेशा उसका कॉन्जुगेट लेना है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है, बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है, समझ आई है तो फिर भी अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।